एल्कीन्स में सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स की। जिन बच्चों ने एल्केन्स को पढ़ा है वो बच्चे एल्कीन्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर पा रहे होंगे, और जिन बच्चों ने एल्केन्स को अच्छे तरीके से पढ़ा है वो लोग एल्कीन्स को और अच्छी तरीके से इसलिए भी समझ पाएंगे क्योंकि एल्केन्स की तरह ही एल्कीन्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं। जैसा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस। वहां पर हमने पढ़ा था फर्स्ट 4 मेंबर्स आर गैसेस, है ना। तो यहां क्या होगा, फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, द नेक्स्ट 14 मेंबर्स आर लिक्विड्स एंड द हायर मेंबर्स आर सॉलिड। क्या होते हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स गैसेस होते हैं, नेक्स्ट 14 मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होंगे, अप टू कार्बन नंबर 14 तक क्या होंगे, लिक्विड होंगे, और कार्बन नंबर 14 से आगे के जितने भी एल्कीन्स होंगे वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में बेटा, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इथीन की बात करें, जो आपकी कार्बन 2 कार्बन की एल्कीन बनी होती है जिसको इथीन या कॉमन नेम में इथाइलिन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, कलरलेस गैस होती है, फेंट स्वीट स्मेल होती है उसकी, ठीक है। ऑल अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कैसी होती हैं, बाकी की जितनी भी होती हैं वो सब की सब ऑर्डरलेस होती हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द एल्कीन्स आर कलरलेस, ऑल द एल्कीन्स आर कलरलेस, और सिर्फ इथीन को छोड़ करके ऑल द एल्कीन्स आर ऑर्डरलेस, बट इथीन की जो ऑर्डर होती है वो कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती। कैसी होती है, फेंट स्वीट स्मेल होती है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने समझ लिया। चले, इनसॉल्युबल इन वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड ईथर। पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों पानी में इनसॉल्युबल होते हैं बेटा, इसलिए पानी में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, और जो एल्कीन्स होती हैं वो जनरली नॉन पोलर या पोलर किस तरीके से होती हैं हम लोगों ने बात की है इसके बारे में, ट्रांस एल्कीन और सिस एल्कीन के बारे में। वहां पर हमने आपको पोलैरिटी के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है, आप लोग वहां से उसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये इनसॉल्युबल होंगी पानी में बट फेयरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड ईथर। इनमें क्या होती हैं, फेयरली सॉल्युबल होती हैं। चलें और आगे की बात करते हैं। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होंगे वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर हम बात करें आपसे तो हमने आपको बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इस बारे में हम लोगों ने एल्केन्स में डिस्कशन किया था ना, एल्केन्स में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम हो जाता है, जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाता है मतलब आइसोमेरिक एल्केन्स होते थे, तब हम कहते थे कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग वाले फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे, है ना। डायरेक्टली आप बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इस फार्मूले पे अप्लाई, इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है ना। तो यही बात यहां पर कही जा रही है, विद इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। बेटा जल्दी से बताओ, अगर एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो जल्दी से बताओ हमको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, क्लियर है। उसके बाद ये कहा गया कि अगर आइसोमेरिक है मतलब मॉलिक्यूलर वेट इनका सेम है तो क्या करेंगे, तो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। वही ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स हैव द लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द स्ट्रेट चेन एल्कीन्स। क्या बताइए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ये जो 2 पॉइंट आपको बताए गए, ये दोनों के दोनों पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए कि नहीं हुए, जल्दी से बोले, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा इस तरीके का क्वेश्चन दीजिएगा उबैद,
जो आपने कमेंट किया इस तरीके का क्वेश्चन दीजिएगा, तब देखते हैं उसको, ठीक है। चलिए, नॉर्मली जो है वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, पूछा नहीं गया है, इसीलिए हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एल्कीन एल्काइन एल्काइन में बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछा जाएगा तो वहां पर हम लोग बात करेंगे उस पर, पहले उसका क्वेश्चन तो हमको मिले, है ना। चलें, ओके बेटा, ओके। चलिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की। सबसे पहली चीज, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में हम कुछ थोड़ी सी बात आपको बताना चाहेंगे और उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। मान लीजिए ये बेटा मेरे पास क्या है, ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। अब इस एल्कीन में हम क्या कर रहे हैं, ये एल्कीन किस तरीके की रिएक्शंस देगी, मतलब इसकी जो मेन रिएक्शंस होंगी वो किस तरीके की रिएक्शंस होंगी, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं बेटा कि किस तरीके की रिएक्शंस होंगी। ध्यान देंगे बेटा, इनके पास में है डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो अगर ये डबल बॉन्ड हम कहते हैं कि यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। अब ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें ये तो बात क्लियर हो गई कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें से एक बॉन्ड, मान लीजिए कि मैंने यहां से एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, सिंगल बॉन्ड बचा। जब सिंगल बॉन्ड बचा तो आपको यह भी पता है कि जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। एक बॉन्ड इस पे बन गया, एक बॉन्ड इस पर बन गया। अब यहां पर क्या होगा, किसी चीज का एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन होगा। तो इसीलिए यहां पर पहली हेडिंग एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन है। मतलब जो एल्कीन की मेन रिएक्शंस होंगी वो एडिशन रिएक्शंस होंगी। अब कौन सी एडिशन होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इस पर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ये बेटा हमारी जो रिएक्शंस होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होंगी, क्योंकि यहां पर अटैक करने वाली जो फर्स्ट स्पीशीज होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगी। और इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर आ रहा है नेगेटिव। जो शिफ्टिंग हमने दिखाई है उसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताएं कि जो एल्कीन्स होती हैं उनकी मेन रिएक्शंस कौन सी होंगी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक। कौन सी होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बात समझ में आ गई? जल्दी से बताएं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस जो होती हैं वो मेन रिएक्शन होती हैं किसकी? एल्कीन्स की, है ना। चलें आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बार बार बेटा एडिशन करेंगे। डाई हाइड्रोजन का कर रहे हैं तो एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पर। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, H2O का एडिशन कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, हेलोजेंस का एडिशन कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर सकते हैं। यही सब चीजों का एडिशन हम लोगों को करना है। करना कुछ नहीं है, बस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक को इस कार्बन पे एक को उस कार्बन पर ले जाकर के जोड़ देना है। बस इतना सा काम करना है। फर्स्ट अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि यहां पर जो मेन रिएक्शन हो रही है एल्कीन की वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। चले अब हम लोग एक एक करके एडिशन देखते हैं कि किस किस का एडिशन कराने से क्या होगा। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन की बात करते हैं। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस विद एल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम टू फॉर्म एल्केन्स। क्या बताओ बेटा, आपको अगर याद हो कि जब हम लोग एल्केन्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बेटा, जब हम लोग एल्केन्स पढ़ रहे थे, एल्केन्स का जब हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था तो एल्केन्स के प्रिपरेशन में क्या हमने आपको ये नहीं बताया था कि बाय द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स के प्रिपरेशन में सबसे पहली हेडिंग अगर आपको याद हो, बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और वहां पर निकिल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई थी हमने, और रिएक्शन करा के एल्कीन और एल्काइन का क्या कराया, रिडक्शन कराया और एल्केन बनाया। क्या बात क्लियर है आप लोगों को? अगर आपने एल्केन पढ़ा है तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर एल्केन नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप एल्केन्स को कंप्लीट करिए, उसके बाद इसको पढ़िए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक जो होती है वो सीरीज होती है। अगर आपने स्टार्टिंग से शुरू किया है तो आप एंड तक बहुत अच्छे से जा सकते हैं, और बीच से अगर शुरू कर दिया तो वापस ही जाना पड़ेगा आपको, आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप।
प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो जो एल्केन्स, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक खास बात ये होती है कि वहां पर हम लोग एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, तो वो उसका प्रिपरेशन वहां पर पढ़ रहे थे, रिएक्शन सेम वही पढ़नी थी। यहां केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में वही रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में वही सेम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एक रिएक्शन ऑर्गेनिक में हमें 2 बार पढ़ने के लिए मिलेगी। एक बार किसी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब मिलेगी, दूसरी बार वो किसी ना किसी की तो प्रॉपर्टी होगी ही। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करते रहते हैं, है ना, आसानी से रिवाइज होती रहती है। चले भाई आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस विद एल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम टू फॉर्म एल्केन्स। तो जल्दी से एग्जांपल रिएक्शन देखते हैं, बताएं किसके साथ में रिएक्शन इसकी कराएंगे। ये इथीन लिया, इस इथीन पर हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई निकिल या पैलेडियम की प्रेजेंस में, बना हमारा CH3। अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल सेम रिएक्शन आपको मिल गई। आपको हमने बताया था कि अगर फाइनली डिवाइडेड निकिल को लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, तो उस रिएक्शन को सैबातियर सैंडेरेंस रिएक्शन भी बोलते थे हम लोग। बात याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है, जल्दी से रिवाइज करेंगे आप। तो यहां से हमने फॉर्मेशन कर लिया इथेन का। आइए अब हम बात करते हैं यहां पर एडिशन ऑफ हैलोजेंस की। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। किसको ब्रेक करेंगे बेटा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हैलोजेंस का एडिशन करेंगे। किस तरीके से? हैलोजेंस लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन ऐड टू द एल्कीन टू फॉर्म द बिस्नल डाई हैलाइड। क्या बिस्नल, क्या जैमिनल, क्या अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड? क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से बताएं। जो बच्चे पुराने हैं उन सबको क्लियर होगा। और बात यह है कि आज की क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब के सब पुराने ही बच्चे दिख रहे हैं, मुझे कोई नया नहीं दिख रहा। क्लियर है आपको? चलें, बिस्नल का मतलब होता है बेटा एडजेसेंट पोजीशन पर लगे हों, अगल बगल वाली पोजीशन पर लगे हों, तो उसको बोलते हैं बिस्नल डाइहैलाइड्स। तो देखिए, the reddish orange color of the bromine solution in carbon tetrachloride is discharged when bromine adds to an unsaturation site। क्या मतलब होगा? रेडिश ऑरेंज कलर मिलेगा हमें ब्रोमीन सोल्यूशन का जब कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। किस तरीके से रिएक्शन होगी आइए देखते हैं। हाँ, याद रखेंगे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताएं कैसी रिएक्शन है? अभी तो हमने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शंस देते हैं। कौन? एल्कीन्स। बाकी कुछ और टाइप की मिलेंगी तो हम उनकी बात करेंगे। फिलहाल यहां हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो बताएं जल्दी से, ये जो टेस्ट है, मतलब हम रिएक्शन करा रहे हैं, हैलोजन एडिशन ऑफ हैलोजन करा रहे हैं, मतलब ब्रोमीन की रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में किसी एल्कीन के ऊपर करा रहे हैं, तो रेडिश ऑरेंज कलर मिल रहा है हमको। ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बोला जाता है। क्या होता है ये? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्लियर? दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अभी हम लोग देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर हमने Br2 का एडिशन कराना है और हम ये एडिशन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? CCl4 की प्रेजेंस में कराएंगे बेटा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा सा जानते भी हैं, बाकी ज्यादा डिटेल में हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में जानेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो पायरीन के नाम से जाना जाता है जब इसको यूज करते हैं हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। ठीक है ना? कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन। ये सेंटेंस हम आपको पढ़ाएंगे। चलें, तो यहां से क्या होगा बेटा? ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन इस पर और एक ब्रोमीन इस पर ऐड हो जाएगा और इस तरीके से ये बनेगा विस्नल डाई ब्रोमाइड। विस्नल ब्रोमाइड है ना। 1,2 डाई ब्रोमो मीथेन इसका IUPAC। ब्रोमो इथेन बेटा, क्या चीज? ब्रोमो इथेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। बताएं जल्दी से, क्या रिएक्शन समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से? क्लियर है आपको? और आगे चल सकते हैं क्या? चलें, अभी तक जो पढ़ा उस पर बनने वाले 1-2 MCQs देखते हैं, फिर हम लोग और आगे की बात करेंगे। चलिए जल्दी से MCQs देखिए। यहां कह रहे हैं कि ये एक एल्कीन है, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर X मतलब कोई चीज है, हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है C2H6। तो ये जो X है रिएजेंट हमारा, वो क्या रहा होगा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कि ये जो X है हमारा वो क्या हो सकता है बेटा? जल्दी से आंसर करें, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर।
उबैदुर रहमान का आंसर डी आ गया, सुजैन का डी, सुमैया लाइक ऑल। बिल्कुल सही आंसर दे रहे बेटा आप लोग, ऑल आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब एल्कीन से एल्केन में कन्वर्जन है, तो हम लोग हाइड्रोजिनेशन करेंगे या रिडक्शन ऑफ एल्कीन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। यही तो तीन हम पढ़ते चले आ रहे हैं, वही तीनों यहां लिखे हैं, तो आपने आंसर दिया ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्कीन प्लस कोई H दिया गया है यहां पर, निकिल और हाइड्रोजन 120 डिग्री सेल्सियस पर फिर रिएक्शन करा के एल्केन बनाया जा रहा है। रिगार्डिंग दिस करेक्ट स्टेटमेंट इज, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, क्या ये करेक्ट है? दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्रीजेस। तीसरा ऑप्शन है बॉन्ड लेंथ एट ईच कार्बन इंक्रीजेस फ्रॉम 120 बॉन्ड लेंथ, सॉरी यहां पर बेटा बॉन्ड लेंथ की जगह बॉन्ड एंगल होना चाहिए, है ना, तो डिग्री में दिया है एंगल होना चाहिए। चलें ऑल ऑफ द अबव आप लोग यहां पर मेंशन करेंगे कि बॉन्ड लेंथ ना होकर के बेटा यहां पर क्या है, बॉन्ड एंगल। गलती से ये बॉन्ड लेंथ लग गया है, बॉन्ड एंगल एट ईच कार्बन इंक्रीजेस फ्रॉम 120 टू 109 डिग्री। जल्दी से बताएं इसका आंसर। उबैदुर रहमान का आंसर आ गया है सेकंड का डी, गुफरान शहरी सेकंड का डी, और बाकी लोग आंसर बताएं। बिल्कुल बात सही है बेटा, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, क्योंकि एल्कीन में sp2 तो होता है ना बेटा, sp2 होता है, और एल्केन में क्या होता है, sp3 होता है, तो sp2 से sp3 चेंज होगा। बिल्कुल बात सही है। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्रीजेस, भाई यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1 पॉइंट कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम पढ़ी थी हम लोगों ने, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती थी कितनी पढ़ी हम लोगों ने, 1.54 एंगस्ट्रॉम पढ़ी ना, 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, तो इंक्रीज होती है, बिल्कुल बात सही है। कह रहे हैं बॉन्ड एंगल एट ईच कार्बन इंक्रीजेस फ्रॉम 120 डिग्री टू 109 डिग्री, ये भी बात सही है भाई। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 120 डिग्री के 3 एंगल बनते हैं। जब आपका क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है तो एल्केन बन गया, तो वहां एल्केन में 109.5 डिग्री का एंगल पाया जाता है, यहां 109 डिग्री लिखा है, तो ये भी सही मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आंसर हो गया इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव। एक मिनट बेटा, आंसर जो है इस क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से चेंज किया गया है। सेकंड वाला ऑप्शन देखें, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्रीजेस, सही है। हम लोगों ने थोड़ा सा गलत किया, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को कट करके क्या कर लिया, सही कर लिया था, सही मान लिया था ना, कट करके सही मान लिया एंगल लिख के, लेकिन ये जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ ही इन्होंने लिखना था। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही ना कराया जाए, इसलिए यहां पर बॉन्ड लेंथ लिखा गया है, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ जो होती है एट ईच कार्बन इंक्रीजेस फ्रॉम 120 डिग्री टू 109 डिग्री, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी चीज इसमें हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, यहां पर देखिए क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट 2 में लिखा है बॉन्ड लेंथ ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इंक्रीजेस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, ये कह रहे हैं। ये नहीं होता है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्टली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़े ना इंक्रीज करती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, ये लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत लिखा है, इसीलिए इसका सही आंसर हमारा ए वाला होगा। ये क्वेश्चन हमने भी ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी गलती हुई, आप लोग शायद गलती को समझ गए होंगे कि गलती क्या हुई हम लोगों से। क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी से बताएं, क्या क्लियर हो गया आपको? बोले बेटा, नहीं बोल रहे हैं, क्लियर हो गया। चलें आगे चलते हैं। थोड़ा सा गलत हुआ था, हम लोगों ने इसको कट करके सही करने की कोशिश की ऑल ऑफ द अबव में, ठीक है। चलें अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पार्ट 2 की।
पार्ट 1 हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके, अब पार्ट 2 की बात करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। एल्कीन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स है, क्योंकि बेटा इसी में हम लोग मार्कोनी-कॉप्स रूल और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल को सीखेंगे। तो जल्दी से आप लोग होशियार हो जाइए, तैयार हो जाइए। पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड होगा इससे, क्योंकि एक कार्बन पर जिस कार्बन का डबल बॉन्ड टूटेगा उसमें से एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, दूसरे पर हैलोजन जुड़ेगा, इससे फॉर्मेशन होगा एल्काइल हैलाइड का। एक जनरल सी रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाऊं पहले, तो बाकी हम लोग और आगे डिटेल में तो इसको पढ़ने वाले हैं ही। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेटा इस तरीके से, प्लस इस पर मान लो HCl का क्या हो रहा है, एडिशन। यही तो कह रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड मतलब एडिशन ऑफ HX होना है ना। तो HCl का एडिशन हो रहा है। मान लेते हैं कि ये जो है हमारा कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि चलें यहीं भेज देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता। प्लस प्लस नहीं माइनस, ये माइनस यहाँ से अगर हम देखें तो ये यहाँ से H पर प्लस, इस पर माइनस, तो Cl माइनस है, तो बताइए Cl माइनस ये कहाँ चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। नहीं भाई, ये प्लस होगा, इस पर नहीं जाएगा Cl माइनस, ये पूरा हट जाएगा। चलें नीचे से लिखते हैं। हम ये बता रहे थे आपको, C डबल बॉन्ड C अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, HCl का एडिशन कराएंगे। HCl का एडिशन कराने से क्या होगा, यहाँ से टूटेगा तो ये H पार्शियल प्लस, ये पार्शियल निगेटिव। इसको अगर हमने बेटा यहाँ शिफ्ट कराया तो ये पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब ये माइनस वाला इस पर आ जाएगा और ये प्लस वाला है इस पर जुड़ जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो बताओ क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2 इस पर जुड़ेगा Cl और इस पर हो जाएगा CH3। तो CH3 CH2 Cl मतलब क्या फॉर्म होगा बेटा, एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। बात क्लियर है, जल्दी से बोलें, बात क्लियर है। समझ में आया कि नहीं। चलें आगे चलते हैं, हम लोग आगे की बात करेंगे। अभी इस रिएक्शन को अच्छे तरीके से देखते हैं। मार्कोनी-कॉप रूल कब यूज करना है, एंटी मार्कोनी-कॉप रूल कब यूज करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलें आगे देखते हैं, आगे की बात करते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बोले तो HX अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन इज नोन एज हाइड्रोहैलोजिनेशन। बताओ क्या बोलेंगे, हाइड्रोहैलोजिनेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड को क्या बोलते थे, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। ये हम लोगों ने कब पढ़ा था, जब एल्काइल हैलाइड से एल्कीन का प्रिपरेशन कर रहे थे। बताएं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। और कौन सी रिएक्शन होती थी, किसके साथ कराते थे, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते थे। किसी को याद है, कराते थे, याद है। चले आगे देखते हैं। रिएक्शन एल्कीन हुई, इस एल्कीन पर रिएक्शन कराई HX की, तो H कहां पर, इस कार्बन पर चला गया, हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला गया, तो ये CH3 मतलब इस तरीके से हाइड्रोजन यहां पर सिंगल बॉन्ड होकर के मिलेगा हाइड्रोजन और यहां पर मिलेगा हैलोजन, तो बनेगा एल्काइल हैलाइड। यही चीज मैंने अभी आपको दिखाई, यहां पर भी आपने देखा। चले अब इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ए पार्ट की, सिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन के नाम से ही आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि सिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब हुआ। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब हुआ बेटा ऐसी एल्कीन्स जिनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं, उसमें हम लोग बात करते हैं। ये देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन है ये, ठीक है ना।
चले इस पर HCl का एडिशन कराएंगे तो बेटा चाहे इस कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ दें चाहे हम इस कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ दें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो H इस पर जोड़ दिया, Cl इस पर, तो यहां सिंगल बॉन्ड होकर के CH3CH2Cl मिल गया हमको, CH3CH2Cl मिल गया। क्लियर। इसको बोलेंगे IUPAC नाम में क्लोरोईथेन। क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरोईथेन, या अगर कॉमन नेम में बोलना है तो इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। क्लियर है ना? जल्दी से बोले। ये भी हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन है, जस्ट सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करें, इस पर भी एडिशन करा दें HBr का तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल है। यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दें, यहां पर हेलोजन जोड़ दें, यहां हाइड्रोजन जोड़ दें, यहां हेलोजन जोड़ दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। तो यहां से बनेगा CH3 CH2 CHBr और CH3, है ना। तो आपने ये समझा कि सिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किस तरीके से हम लोग करा सकते हैं। क्लियर है बेटा? जल्दी से बताएं। चलिए अब HX में बेटा हमारे पास अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन हैलाइड्स हो सकते हैं, जैसे HCl, जैसे HBr, जैसे HI। तो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो याद रखिएगा कि HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl। क्यों HI की सबसे ज्यादा? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होगा, बॉन्ड बड़ा होगा, बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होगी, ब्रेकिंग आसानी से हो सकती है, इसीलिए रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। किसकी? HI की, फिर HBr की, फिर HCl की। बात क्लियर है? चलें बी पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी गई हो तब हम क्या करेंगे। बेटा यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं पर हमको जरूरत पड़ती है मार्कोनी-काफ रूल की, और यहीं पर हमको जरूरत पड़ती है एंटी मार्कोनी-काफ रूल की। चलें हम लोग बात करते हैं। ये एल्कीन हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसी है बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और जो हमारा रिएजेंट है जिसको हम लोग HCl या HX बोल रहे हैं बेटा, तो ये तो हमारा हमेशा से ये क्या है? अनसिमेट्रिकल ही है भाई, एक जैसा तो है नहीं ना दोनों पार्ट्स में, ये अलग है ये अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी है और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमें यूज करना पड़ेगा मार्कोनी-काफ रूल। क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और फिर यहां पर HBr की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा? Br जो है इस पर जाए कि इस पर जाए, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है ना। इसको डिसाइड करने के लिए देखें, दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती कि Br हम इस पे भेजें और हाइड्रोजन हम इस पे भेजें, ऐसा भी बन सकता है। लेकिन इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको समझें। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको उस पे भेजा जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इसको इस पर भेजेंगे। क्यों भेजेंगे अभी हम रीजन बताते हैं आपको। दो कंडीशन, दो प्रोडक्ट बने। जैसे मान लीजिए कि अगर इससे बनाते हैं प्रोडक्ट तो ये होगा इस तरीके से, ये बॉन्ड टूटा, यहां पर जोड़ दिया आपने Br और यहां पर जोड़ दिया आपने हाइड्रोजन। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा काम कर सकते हैं कि Br को इस वाले कार्बन पर जोड़ें और हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पर जोड़ें। कैसे करके? इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, फिर इस पे आपने जोड़ा Br को और इस पर जोड़ा आपने हाइड्रोजन को, तो CH3 CH2 CH2 Br ये मिला। दोनों में कौन सा तरीका हमारा सही है, कौन सा गलत है? मतलब हमने बताया कि जब दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो हमें मेजर और माइनर डिसाइड करना पड़ेगा। हम कैसे डिसाइड करेंगे इसमें कि कौन सा तरीका हमारा ठीक है, कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, इसको हमें डिसाइड करना है। चले इसको बताने के लिए हमें मिलेगा मार्कोनी-काफ रूल। कौन सा रूल मिलेगा कि किस पर हमें जोड़ना है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा सही प्रोडक्ट होगा। तो हमें मिलेगा इसके लिए मार्कोनी-काफ रूल। मार्कोनी-काफ रूल क्या है? मार्कोनी-काफ रूल बेटा ये कहता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। अब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कौन सा हुआ भाई? अभी हम लोग HX पढ़ रहे हैं बेटा, ये HX, तो इसी पर तो नेगेटिव मिल रहा है, इस पर तो पॉजिटिव ही मिल रहा है, ऐसे तोड़े अगर तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जिसको हम लोग अडेंडम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अडेंडम। अडेंडम नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जिसको हम लोग अडेंडम भी बोल सकते हैं। एड ऑन दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, है ना।
According to Markovnikov's rule, the negative part of the reagent add on that doubly bonded carbon atom which have lesser number of hydrogen atoms. ये होता है अपना कौन, Markovnikov's rule होता है। तो Markovnikov's rule की हम लोग बात कर लेते हैं। आइए, when unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, बताओ बात क्लियर है। Negative part of the reagent added gets added to the carbon atom containing the less number of hydrogen atom across the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यही तो बात हमने आपको बताई। अकॉर्डिंग टू Markovnikov's rule, the negative part of the reagent add on that doubly bonded carbon atom which have lesser number of hydrogen atoms, तो उसी को बोलेंगे Markovnikov's रूल, और उससे बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा हमारा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। चलें, अब इसमें Markovnikov's रूल के अकॉर्डिंग अगर इसको ब्रेक करते हैं तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर बेटा एक हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर दो हाइड्रोजन है। कितने हैं? दो हाइड्रोजन है। तो हमें जो नेगेटिव पार्ट मतलब Br वाला पार्ट जोड़ना है वो कहाँ जोड़ना है? वो Br वाला पार्ट हमें इस कार्बन पर जोड़ना है ना, इस पर जोड़ना है। बात समझ पा रहे हैं ना? और हाइड्रोजन इस पर जोड़ना है। ये जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये सही प्रोडक्ट हमारा होगा, है ना? ठीक है, तो ये देखिए, ये कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे इस रिएक्शन को। ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, पहले भी देखा था। अब यहाँ से ये हमें मेजर मिलेगा, ये माइनर मिलेगा, ये बहुत कम मिलेगा, ये मेजर में मिलेगा। तो हमें ये आंसर बताना है जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। हमने आपको बताया था इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी रिपोर्ट मेजर प्रोडक्ट ओनली, है ना? हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं। चले, ये बात आपने समझ ली। अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस तरीके। बेटा इतना क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं जरा, इतना सबको क्लियर है? जल्दी से बताएं, ये सबको क्लियर है इतना? चले, सबको क्लियर है? आइए जल्दी से। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जब एडिशन होता है, जहां Markovnikov's रूल की जरूरत पड़ती है, उसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी वे में, आसान तरीके से हम लोग इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं। आइए, मैकेनिज्म आप याद रखेंगे कि यहां पर HX का एडिशन हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा। तो ये एडिशन रिएक्शन होगी और फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसीलिए इसकी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। बट अभी एंटी मार्कोनिकॉफ में अभी हम लोग देखेंगे कि कुछ और होगा। क्या होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। स्टेप नंबर 1 में इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्यों इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो रहा है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को ही तो पहले अटैक करना है ना। तो यहां होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल? ये बॉन्ड इस पर, तो इसके ऊपर आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा क्या? लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर के साथ ये इसलिए क्योंकि यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए शिफ्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल। H+ क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। और इसमें जो Br- है बेटा, वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? जल्दी से बोले, इतना क्लियर हुआ? चले, अब दूसरा क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एल्कीन। क्योंकि फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज कौन है? आपको ये बात दिमाग में रखनी है, तभी तो इसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज है बेटा इसमें इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एल्कीन। अब एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे हो रहा अटैक। ये H+ अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा? एल्कीन पर। यहां पर अटैक किया इसने, ठीक है, यहां पर अटैक किया, या यहां पर भी कर सकता है। वो कंडीशन है हमारी कि कहां करेगा। अगर हम यहां करवाते हैं तो इसको फर्स्ट से लिखा, इसको सेकंड से लिखा। यहां करवाया अगर तो हमारा ये प्रोडक्ट मतलब ये बनेगा सेकंड स्टेप में। और अगर यहां पर हमने अटैक करवाया तो हमारा क्या होगा? इस तरीके से ये बॉन्ड बना आपका। ठीक है ना? अच्छा चले,
अब अगर हम क्या करते हैं, इसका अटैक जो है वो यहां पर करवाते हैं, वो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बना, अगर हम इसका अटैक यहां पर करवाते हैं, कहां पर करवाते हैं, दूसरी जगह पर करवाते हैं, मतलब यहां पर करवाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहां से क्या होगा, यहां से ये हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा, ये बॉन्ड से मिलेगा और मिल करके यहां से इस पर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही डेवलप होगा तुरंत ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं। यहां से जो हमको कार्बोकैटाइन मिला है बेटा वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। कैसा कार्बोकैटाइन है, प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। और आपने पढ़ा है कि स्टेबिलिटी की अगर बात करें कार्बोकैटाइन में, रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने आपको पढ़ाया कि कार्बोकैटाइन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी की बात करें तो, और सेकेंडरी उससे कम स्टेबल, और फिर प्राइमरी उससे कम स्टेबल होता है। तो यहां पर सेकेंडरी और प्राइमरी की टक्कर हो रही है, तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन इज लेस स्टेबल एंड सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल। सो दैट इज वाई, इसी वजह से तो हम लोग Br का अटैक इस पर कराएंगे, क्योंकि Br का अटैक या नेगेटिव पार्ट का अटैक अगर हमने इस पर कराया तो हमें यहां पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मिलेगा और यहां से हमें सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड मिलेगा। बात समझ में आई। मैकेनिज्म के 2 स्टेप आपको समझ में आ गए। बाकी तीसरे स्टेप में आप जानते हैं क्या होने वाला है भाई। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन हो चुका है बाय अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन एल्कीन, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो तीसरे स्टेप में जो बचा हुआ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वही तो आकर के अटैक करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। चलें फिर देखते हैं कैसे अटैक करेगा। तीसरा स्टेप देखते हैं। यहां रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन दिखाया, टर्सरी कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर मिथाइल कार्बोकैटाइन लीस्ट स्टेबल। ये आपने पहले से पढ़ रखा है तो इसीलिए हम यहां पर ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। मेक अ नोट बनाते हैं। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटाइन एंड फॉर्म्ड एट फास्टर रेट। चलें अब बात करते हैं मैकेनिज्म के स्टेप नंबर 3 की, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो बचा हुआ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो भी तो जा करके जुड़ जाएगा, वही सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकैटाइन बना है उसी पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन जो बना था बेटा, इस पर जो Br बचा हुआ पार्ट था वो जाकर के जुड़ेगा और इस तरीके से ये यहां पर जुड़ा, प्लस माइनस इसने जोड़ा, जोड़ने के बाद ये बना बॉन्ड और ये हुआ आपका सेकेंडरी मतलब सेकेंड 2 ब्रोमो प्रोपेन है ना, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। जो ये स्टेप होगा ये फास्ट स्टेप होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं। आपने पढ़ा रिएक्शन मैकेनिज्म में जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं, तो ये स्टेप फास्ट होगा, है ना। ये थी मैकेनिज्म। क्वेश्चन है हेक्स 1 रिएक्ट्स विद HBr टू गिव, बताएं जल्दी से कि HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा। हेक्स 1 रिएक्ट्स विद HBr टू गिव, क्या देगा जल्दी से बताएं बेटा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बायोमॉलिक्यूल के लेक्चर्स पर डे 4 बजे आ जाता है। आपकी क्लास यहाँ 5 बजे स्टार्ट होती है। लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है लेक्चर की, आप लोग उसको कंप्लीट करते रहिएगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से आपका, और बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम आपको पर डे निकालना पड़ेगा, तो आप लोग निकाल लेंगे और उसको करते रहिएगा, कंप्लीट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स लेक्चर कहाँ मिल रहे हैं सबको पता होगा। वक्त एकेडमी नाम से मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर मिलेंगे आपको पर डे 4 बजे 4 PM पर आपका लेक्चर पब्लिक हो जाता है। आपको वहाँ जा कर के तुरंत देख लेना चाहिए उसको, या जैसे भी टाइम मिले आपको वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट करते रहिएगा। मे भी अगर टाइम मिलेगा तो हम यहाँ तो पढ़ा देंगे, लेकिन टाइम मिलने पर, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस ज़्यादा है, टाइम थोड़ा सा कम है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियस उसको भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ में, तो आसानी से कवर अप हो जाएगा, है ना। और आज का लेक्चर हमने देखा है, सिर्फ 3-4 लोगों ने देखा है, बाकी कुछ लोगों ने देखा ही नहीं है। तो इसीलिए जाइए तुरंत, जैसे ही फ्री होंगे आप देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। चलें, आंसर किसी ने बताया नहीं है, BCA। ये बदले बदले आंसर क्यों आ रहे हैं भाई,
क्वेश्चन है हेक्स वन इन रिएक्ट्स विद HBr, तो क्या बनेगा? ये देखो कौन सी आंसर बताया है, हुदा खान ने बताया। चलें बेटा समझते हैं इसको, सॉल्यूशन इसमें दिया होगा शायद, हाँ दिया है। चलें तो लिख करके टाइम नहीं खराब करना। देखें हेक्स वन इन इस तरीके से C4H9 ले लिया, आपको लगा होगा इतना छोटा हेक्स वन इन कैसे हो गया, बेटा C4 ले लिया ना तो हेक्स वन इन हो गया। इस पे HBr की रिएक्शन करानी, बेटा ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको पता है कि उस कार्बन एटम पर हमें नेगेटिव पार्ट जोड़ना है, मतलब Br उस कार्बन पर जोड़ना है जिस पर कम हाइड्रोजन एटम हो, डबल बॉन्डेड को देखना है बेटा। तो है ना, इसमें देखो इस पे कम है तो Br इस पे जुड़ेगा, जिसमें इस पे Br होगा वही सही आंसर होगा। मतलब हम कह सकते हैं 2 ब्रोमोहेक्सेन सही आंसर है। कौन सा आंसर? 2 ब्रोमोहेक्सेन। देखें मिलता है आपको क्या, बताओ 2 पर ब्रोमोहेक्सेन मिला कि नहीं मिला? 2 ब्रोमोहेक्सेन इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा तो क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी तो आप लोगों ने गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? चलें कोई नहीं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। MCQ चलें बताएं जल्दी से आंसर इसका। जल्दी से बताएं। ड्यूरिंग द हाइड्रोब्रोमिनेशन, देखें नाम देखें कैसा दिया है, ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन बाय मींस ऑफ पेरोक्साइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू। देखते हैं कौन आंसर देता है। गलत, सही कर दिया। अच्छा जल्दी से बताओ कौन आंसर देगा सही। ज्यादातर लोग इसका आंसर तो देंगे गलत। चलें 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों ने बी आंसर दिया है। चलिए बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके। बेटा यहां पर जो चेंज आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, इसमें जो भी लिखा गया है इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे आगे की, ठीक है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ लगने का मतलब ये नहीं कि वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता, देता तो एडिशन ही है, लेकिन मार्कोनिकॉफ जहां लगा रहे वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, और जहां एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे वहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी? फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा वहां पर। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड लिया है, और पेरोक्साइड क्यों लिया है वो अभी हम लोग जानेंगे क्यों लिया है, ठीक है। खरस पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स भी बोलते हैं इसको। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हैलोजन एटम अटैच कराते हैं, एंटी मतलब अपोजिट, मार्कोनिकॉफ्स मतलब मार्कोनिकॉफ्स का अपोजिट, वहां हाइड्रोजन अटैच कराते हैं, नेगेटिव पार्ट अटैच कराते हैं जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, है ना। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। तो इसलिए एडिशन तो वहां भी होगा, एडिशन तो यहां भी होगा, तो एडिशन ही आंसर इसका सही होगा। बाकी मैकेनिज्म में चेंज आता है, वहां पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन होता है। एडिशन क्यों? क्योंकि हमने बताया है, आपको हेल्पर का नाम याद होगा, और हेल्पर से आपको याद आता है कि पेरोक्साइड अगर है तो रिएक्शन फ्री रेडिकल होगी, है ना। चल आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल से पहले आप लोगों को जल्दी से हम एक बार रिवाइज करा दें मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल्स में हमने आपको बताया था कि जो आपका क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है, उस कंडीशन में आपका लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल में आप लोगों ने सीखा था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड ऑन दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। या वहां पर हम लोग जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, कम होता है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करेंगे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या हुआ बेटा, एंटी मतलब अपोजिट, मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट अगर हम बातें करेंगे तो हम बोलेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की जो मैकेनिज्म होगी वो क्या होगी, इस सब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में। तो आइए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें क्या करते हैं हम लोग बेटा,
देखें वहां पर तो हम लोग HX का एडिशन कर रहे थे जब मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहे थे, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडिशन करते हैं HBr का। सिर्फ HBr बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ HX नहीं बोल रहे हैं, HBr ओनली बोल रहे हैं, ठीक है, HBr ओनली। तो क्या होगा, इफ एडिशन ऑफ HBr कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, सच एज द Na2O2 और बेंजोइल पेरोक्साइड, the addition can proceed opposite to the Markovnikov's rule. This is known as peroxide effect, खरेस इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। हमने आपको बताया था कि इसके 3 नाम होते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी इसी को बोलते हैं और खरेस इफेक्ट भी इसी को बोला जाता है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई। कब लगेगा, इस चीज पर फोकस करिएगा, सिर्फ एक बात पर आपको फोकस करना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ लगता है, और HBr के साथ भी क्या हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, नहीं, हमेशा नहीं लगेगा। तो फिर कब लगेगा, जब HBr के साथ में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली कोई ना कोई कंडीशन दी गई हो, तब लगेगा। फ्री रेडिकल बनने वाली कौन सी कंडीशन है, हमने आपको हेल्पर बताया था, मतलब HBr के साथ में सनलाइट ली गई हो या तो उसके साथ में पेरोक्साइड लिया गया हो। पेरोक्साइड आपका कोई भी हो सकता है, चाहे तो वो Na2O2 हो, चाहे वो बेंजोइल पेरोक्साइड हो, उस कंडीशन में लगेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ HBr का एडिशन करा रहे हैं तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलें, तो सबसे पहली चीज तो आपने ये समझा कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr के साथ लगेगा, सभी हैलोजन एसिड्स के साथ में नहीं लगेगा। और ये किसकी प्रेजेंस में लगेगा, सनलाइट और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लगेगा। पेरोक्साइड आपका सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है। और इसमें हम लोग करते क्या हैं, जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव पार्ट का एडिशन उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर करेंगे जिस पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। क्योंकि हमने क्या किया था, पिछले बार जब हम लोगों ने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ रूल, तो वहां ऐड किया था नेगेटिव पार्ट जहां पर क्या होता था, कम होता था हाइड्रोजन का नंबर, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। खरेस इफेक्ट, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल बोलते हैं, हमने आपको बताया। चलें, क्या बताएं, यहां पर आपके सामने जो एल्कीन लिखी है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यस, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, बिकॉज दिस एल्कीन cannot be break into the 2 equal parts, है ना। so this is अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसमें क्या होगा, यहां से हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पर क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मिलेगी हमें, हमने आपको बताया। प्लस इस पर हम लोग एडिशन करेंगे बेटा HBr का। किसका एडिशन करेंगे, HBr का एडिशन। क्या सिंपल HBr का एडिशन कर रहे हैं या क्या यहां पर किसी चीज की प्रेजेंस ले रहे हैं, यहां पर बेटा हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले रहे हैं। तो पेरोक्साइड की जब प्रेजेंस ले रहे हैं तो आपको तो ये पता है कि जब मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहे थे हम लोग, तो भी 2 तरीके के तो प्रोडक्ट बन ही रहे थे, लेकिन कोई एक मेजर होता था, कोई एक माइनर होता था, है ना। तो यहां से क्या होगा, एक बार हम Br को इस पर ले जा रहे हैं, बताएं अगर हम इस पर लेके जा रहे हैं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इस पर हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो इसका मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जा रहा है जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम है, मतलब हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज कर रहे हैं इस कंडीशन में। तभी तो हमारा, जब मार्कोनिकॉफ रूल हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास पॉसिबल ये है कि हम यहां से क्या करें बेटा, कि इस Br को हम ले जाएं इस कार्बन पर और इस हाइड्रोजन को हम जोड़ें इस कार्बन पर, है ना। तो यहां से हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो इस कंडीशन में जब HBr का एडिशन हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें यहां पर लगाना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सेज दैट द negative part of the reagent add on that doubly bonded carbon atom which have more number of
हाइड्रोजन एटम। तो इस पर अगर Br जोड़ा आपने तब आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या आप इसमें से बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा? जल्दी से बोलें, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। जल्दी से बोलें बेटा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? सेकेंड इज द मेजर। लाइट बहुत ज्यादा है बेटा, दिखने में प्रॉब्लम हो रही है? दिखने में प्रॉब्लम हो रही है? एक मिनट रुके, अभी सही हो जाएगा। चलें, फिलहाल यहां पर जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो सेकंड वाला मेजर होगा, है ना? तो ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट और ये सेकंड वाला हमारा कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। ये मेजर होगा और ये क्या होगा? माइनर। आपने जान लिया क्यों? क्योंकि यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, है ना? इसीलिए यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा वो प्राइमरी वाला होगा। सबको क्लियर है? चलें बेटा, लेकिन मैं देख रहा हूं दिखने लायक तो है, इतनी ज्यादा लाइट तो नहीं है कि दिखता ना हो। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा। हमने आपको बताया था कि इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कैसी होती है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है ना? तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा कि पेरोक्साइड के साथ में हो रही है रिएक्शन, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, मैंने आपको बहुत क्लियर कट ये सब चीजें पढ़ाई थी। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के रिएक्शन मैकेनिज्म विद अंसारी सर, उस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट वॉच करें, उसके नोट्स बनाएं और अच्छे तरीके से उसको सीखें। चलें, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप लोगों ने पढ़ा है कि 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, होते हैं ना 3 स्टेप। तो चलिए हम लोग उन तीनों स्टेप की बात कर ले रहे हैं। हालांकि आप लोग तीनों स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चलें, बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, इसमें क्या होगा? होमोलिसिस होगी। तो होमोलिसिस से एक इलेक्ट्रॉन इस पर, हमने आपको बताया था कि जब आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी होती है तो आप हाफ हेडेड कर्व्ड एरो का यूज करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अब यहां पर लाइव देखिए आप, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहां से जैसे ही ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला और एक इलेक्ट्रॉन आपका इसको मिला, है ना? तो ये बन गए आपके क्या? फ्री रेडिकल। ये क्या था? बेंजोइल पेरोक्साइड था। क्या था बेटा? बेंजोइल पेरोक्साइड। देखा आपने? चलें, अच्छा, उसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। जैसे ये जो फ्री रेडिकल है, अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? इस तरीके से ये बॉन्ड यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होने के बाद अगर हम इसकी ब्रेकिंग, इसको यहां शिफ्टिंग करते हैं तो यहां से क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ गया और ये जब शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से भी तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा। तो यहां आ जाएगा आपका क्या? डबल बॉन्ड और इसके ऊपर बन जाएगा क्या? फ्री रेडिकल, है ना? तो यहां आ गया आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका फ्री रेडिकल। देखें, क्लियर समझ में आया? तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल रेडिकल। क्या बोलेंगे बेटा? फिनाइल रेडिकल बोलेंगे। क्या बात समझ में आई? फिनाइल रेडिकल का फॉर्मेशन हम कैसे कर रहे हैं? अच्छा, इसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? ये तो आपका CO2 है, सिंपल सा CO2 निकला है यहां से, है ना? तो यहां से बना आपका फिनाइल रेडिकल, है ना? यहां से अगर हमने 2 लिया है तो 2 लेने पर क्या हो जाएगा? ये 2 फिनाइल रेडिकल हमें मिल जाएगा। क्यों 2 लिया है? क्योंकि आपने देखा यहां पर 2 बना था, है ना? तो 2 लिया, 2 फिनाइल रेडिकल एंड 2 CO2 का रिमूवल हुआ यहां से। तो ये जो C6H5 बना प्लस अब ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो HBr के साथ में इसका भी क्या होगा? ब्रेकिंग होगी और एक एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। तो यहां से क्या होगा? इसके बीच में जब एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो Br फ्री रेडिकल बनेगा, है ना? तो इस तरीके से ये ब्रेकिंग हुई। यहां से क्या हुआ?
Br फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, है ना, और हाइड्रोजन के बीच में इसमें बन गया बॉन्ड, तो यहां से बन गई ये बेंजीन, और यहां से क्या हुआ, ये जो ब्रोमीन था वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या ये बात पूरी तरीके से आपको समझ में आई? मैकेनिज्म आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है बेटा तो जल्दी से बता दे। आप लोग जो है कमेंट बिल्कुल नहीं करके बताते हैं, एकदम जो है कमेंट करने में आप लोग ढीले रहते हैं, है ना, तो जल्दी से बताएं बेटा। देखने में आप लोगों को ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है क्या? हमें लग रहा है लाइट थोड़ी सी ज्यादा तो है। 1 मिनट रुकें। एहतसाम, लाइट ज्यादा हो रही, दिख नहीं रहा इसमें। कम करो, दिख नहीं रहा, उससे नहीं हो रहा, वहां से सही करो सेट। तो ये बंद करने, ये बंद करके देखो। 1 मिनट रुके बेटा, थोड़ा सा सही कर लें क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ज्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है। जब अच्छे से सब चीज है तो क्लियर कट दिखना चाहिए ना। यहाँ से नहीं, वो वहां से मैनेज होता है। जला दो उसको। चले बेटा, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? बताएं जल्दी से, इतनी बातें समझ में आई हैं? चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया चैन इनिशिएशन स्टेप। अब हम लोग और आगे की बात करते हैं। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से। अब सेकंड स्टेप में आता है अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। Br फ्री रेडिकल का अटैक होगा, किसके ऊपर अटैक होगा? एल्कीन के ऊपर अटैक होगा, है ना। अब इस एल्कीन के ऊपर अटैक होगा तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। आपने जाना है कि अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो कहां होगा। इसको फर्स्ट सेकंड में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये कंपाउंड का जो फॉर्मेशन किया था हम लोगों ने, इसी तरीके से तो किया था। जल्दी से बताओ, यहां पर इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ था, है ना। ये आपका इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ये सेकेंडरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। यहां पर आपका जो है इस तरीके से बना। किस तरीके से आंसर होगा? क्या हुआ? चलें देखें तो यहां से क्या हुआ, फ्री रेडिकल में कन्वर्जन हुआ, फ्री रेडिकल्स बने ये, है ना। यहां पर प्राइमरी फ्री रेडिकल बना और यहां पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना कि नहीं बना? जल्दी से बताओ। प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड सेकेंडरी फ्री रेडिकल, है ना। तो ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। और आपको पता है कि हम लोग Br को वहां लगाते हैं जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। तो Br हमारा यहां लगा है, ये वाला मेजर होना चाहिए, मोर स्टेबल। लिखा भी है कि मोर स्टेबल होगा, ये कैसा हो जाएगा आपका? लेस स्टेबल हो जाएगा। बताएं जल्दी से, बात समझ में आ गई है? जल्दी से बोले, बात समझ में आ गई है? चलिए आगे देखते हैं। मेक अ नोट। इसमें नोट पॉइंट क्या है हमारे पास में? सेकेंडरी फ्री रेडिकल is more stable than primary free radical and formed at faster rate। हमने आपको पहले ही बताया था कि फास्टर रेट से बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल, है ना। आइए स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है स्टेप नंबर 3 में। तो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की। क्या होगा? ये जो फ्री रेडिकल आपका बना था वो फ्री रेडिकल और जो आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना था, दोनों फ्री रेडिकल का आपस में रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहां से Br इस तरीके से ये फॉर्मेशन हुआ आपका CH3 CH2 CH2 Br का, और साथ में Br फ्री रेडिकल, है ना। Br फ्री रेडिकल। ये स्टेप जो था हमारा कैसा था? फास्ट स्टेप होगा, क्योंकि लास्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप आप लोगों ने देखा है कि फास्ट स्टेप होता है। बताएं क्या बातें क्लियर है? जल्दी से बताएं क्या ये जो मैकेनिज्म के 3 स्टेप हमने आपको बताए एंटी मार्कोनिकॉफ के, वो तीनों क्लियर हुए? जब मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था तो वहां आपको बताया गया था कि जो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल होता है जब लगता है तो उसमें जो मैकेनिज्म होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होती है। जब
जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जब हम करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। दोनों की मैकेनिज्म डिफरेंट होती है, दोनों का तरीका अलग होता है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। आगे चलें क्या? चलिए मेक अ नोट, एक और नोट बनाते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आर ओनली अप्लीकेबल फॉर HBr, पेरोक्साइड एंड सनलाइट ओनली। हमने पहले ही आपको बता दी ये बात कि मार्कोनिकॉफ रूल किसी भी कंडीशन में लग सकता है, बट HBr के साथ पेरोक्साइड और लाइट होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा। और सिर्फ यही कंडीशन है जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। कभी भी किसी दूसरी कंडीशन में आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता। मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल्स आर ओनली एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या आपको नहीं पता कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में ही हम लोग क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ्स और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। कभी भी सिमेट्रिकल एल्कीन में हम किसी भी तरीके से किसी पर नेगेटिव किसी पर पॉजिटिव जोड़ देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की कोई भी रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होती है। दोनों के दोनों रूल तभी हमें जरूरत पड़ती है जब हम लोग क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन कराते हैं। बात समझ में आ गई? जल्दी से बोले, आगे चल सकते हैं क्या? अब हम लोग आगे चलें। क्वेश्चन बताइए जल्दी से। खरैस इफेक्ट कैन बी स्टडीड इन केस ऑफ, जल्दी से बताएं कि किसके केस में खरैस इफेक्ट लगा सकते हैं हम। खरैस इफेक्ट बोले तो जल्दी से आंसर बताएं, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। अभी तक किसी का आंसर तो आया नहीं है। बेटा देखें, क्वालिटी इंप्रूव हुई, अब सही से दिख रहा है सबको। वर्षा राज सी, सुजैन सी, मोहम्मद तबिस सी। चलें जल्दी से बोलें, क्वालिटी इंप्रूव हो गई। अब आप लोग सही तरीके से देख पा रहे हैं क्या? भाई बता दीजिए, क्वालिटी आप लोगों को अब दिखने लगा ना सही से? सही दिख रहा है, चलें ठीक है। थोड़ी सी लाइनिंग आ रही है, उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझ सकते हैं उसमें, ठीक है। चलें, आंसर आया आपका सी, आंसर आ गया सी। हल्का कम करो, ज़्यादा करती हो। थोड़ा सा और, बस। चलें, तो इसका सही आंसर कौन है? पेंट टू इन, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमें यहां पर बेटा यही देखना है कौन सी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना। तो यहां पर जो है कौन सी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है हमारी, यहां पर हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है सी। कौन सी है? सी। चलें आगे चलिए, ये क्वेश्चन आपके नजरों के सामने, जल्दी से बताएं, इसमें आंसर बताएं कौन सा होगा। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, कुछ सी आंसर दे रहे हैं, जल्दी से सही आंसर करिए। बेटा पहले हमको ये बताइए कि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, फिर उसके बाद आंसर दीजिए।
इसमें मार्कोनी-काफ रूल लगेगा कि एंटी मार्कोनी-काफ रूल लगेगा? जल्दी से आंसर बताएं पहले। किसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता रहे हैं, मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग या एंटी मार्कोनी-काफ के अकॉर्डिंग? सूफिया खातून, वर्षा राज, एंटी मार्कोनी-काफ। बेटा नहीं समझ पा रहे हैं, सूफिया खातून ने मार्कोनी-काफ लगाया तो उनका आंसर सेकंड आया, और वर्षा आपने बेटा मार्कोनी-काफ लगाया तो भी एंटी मार्कोनी-काफ लगाया तो भी आंसर सेकंड आया। कैसे? अच्छा, सबने एंटी मार्कोनी-काफ लगाया तो तुम लोग सब लोग गधे हो। क्यों मार्कोनी-काफ नहीं लगेगा यहाँ पर, या क्यों यहाँ पर एंटी मार्कोनी-काफ लगेगा? तुम लोगों को इतनी देर से पढ़ाया गया, इतनी देर से समझाया गया, चिल्ला चिल्ला के समझा रहे थे, कहाँ हो तुम लोग? क्या समझते हो? नहीं समझ में आता है तो क्यों नहीं बोलते हो? उस टाइम तो यस सर, क्लियर सर, सब कुछ समझ में आ गया सर, ये सब क्यों करते हो? समझने की कोशिश नहीं कर सकते हो एक बार? इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के मैं बता रहा आपसे, अब से जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से कम 10 बार मैंने बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ में परऑक्साइड हो, लाइट हो, तब लगाना है एंटी मार्कोनी-काफ रूल। तो क्या समझ में आ रहा था? नहीं आ रहा था ना? यहां पर क्या आपको HBr दिख रहा है? बोलो जल्दी से, HBr दिख रहा है किसी को? हाँ, बस तुम लोग सबसे ज्यादा एक्सपर्ट एक ही काम में हो और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या आता है, कमेंट को रिट्रैक्ट कर लो जल्दी से, बस यही आता, और कुछ नहीं आता। सीखने पे फोकस नहीं रहता है भाई। इससे अलग तरीके से क्या हम बता सकते हैं? हम इतनी देर से बता रहे हैं, हम इतनी देर से बता रहे हैं, मैसेज रिट्रैक्ट करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। बस इतनी देर से बताया जा रहा है, क्या समझ रहे थे इतनी देर से, क्या सीख रहे थे भाई? मैं बार बार बता रहा हूं कि HBr के साथ में ही परऑक्साइड होगा, सनलाइट होगा तो एंटी मार्कोनी-काफ लगाना। क्या आप समझ गए हो कि और कुछ समझाना बाकी है? जल्दी बताओ। अब शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जल्दी से बोलो, समझे हो कि नहीं समझे हो? जल्दी बताओ। 50 बार पूछिए चीजों को तो अच्छा लगता है बताने में, लेकिन जब आप ये कह देते हैं यस सर हमको आ गया है, हम सीख गए हैं, उसके बाद क्वेश्चन गलत करते हो तो फिर गुस्सा लगती है। 50 बार पूछो, हम 50 बार बताते हैं। चलें, सीख गए तो इसका सही आंसर अब बताएं कौन सा होगा? सही आंसर बताएं कि कौन सा होगा? सभी लोग, जितने लोग वॉच कर रहे हैं इस टाइम, तुरंत आंसर दें कि सही आंसर इसका अब कौन होगा। अब तो ये बात क्लियर हो गई कि एंटी मार्कोनी-काफ नहीं लगेगा। नाहिल अंजुम ए, वर्षा ए, पता नहीं कहां कहां सी पे पहुंच गए, कुछ लोग जो है बी पे पहुंच गए। अरे इस चौथे वाले को क्यों छोड़ दिया था? इससे क्या दुश्मनी थी आपकी? इसको भी लगा दिया होता, इससे क्या दुश्मनी है? चलें सीखें। देखें, हमने आपको बताया कि यहां पर लगेगा आपका एंटी मार्कोनी-काफ रूल, एंटी नहीं सॉरी, कौन सा लगेगा? मार्कोनी-काफ रूल, क्योंकि HCl है, यहां HBr नहीं है। अगर HBr होता तब लगता है एंटी मार्कोनी-काफ रूल, और अगर मार्कोनी-काफ रूल लगेगा तो जो सी बता रहे हैं वो तो एकदम बेवकूफ है। कभी भी मार्कोनी-काफ या एंटी मार्कोनी-काफ लगेगा तो कोई एक ही प्रोडक्ट मेजर होगा, दोनों इक्वली नहीं फॉर्म हो सकते हैं, है ना? इक्वली नहीं फॉर्म हो सकते हैं, तो ये हो नहीं सकता है। फिर यहां पर जब मार्कोनी-काफ लगा रहे हैं तो मार्कोनी-काफ में क्या होता है? सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, या हमने ये बताया कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऐड ऑन दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट इसका ये है, इसको किस पर जोड़ोगे? इस पर जोड़ोगे ना, इस पे हाइड्रोजन का नंबर 1 है और इस पर कितना है? 2 है, तो इस पर जोड़ोगे मतलब Cl आएगा आपका कार्बन नंबर सेकेंड पर। तो कार्बन नंबर सेकेंड पर Cl यहां है, यहां तो यहां पर एंटी मार्कोनी-काफ वाला बना हुआ है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? चलिए, इसका सही आंसर होगा ए। बताएं, समझ में आई बात? जल्दी से बोलें, समझ में आ गया? थोड़ा डांट दो तो क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। ये नहीं पता है कि नुकसान किसका होगा। चलें,
आगे हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में अगले पार्ट की। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट को पढ़ लिया था केमिकल प्रॉपर्टीज में। आइए अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पार्ट 3 की, है ना। पार्ट 3 की बात करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन भी हम लोग मार्कोनी काफ की ही तरह करते हैं। चले, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। ए स्टेप 1 इसमें मैकेनिज्म के बारे में बता रहे हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, इस तरीके से ये HHSO4 इस तरीके का बॉन्ड बना होता है। ये बॉन्ड टूटता है, यहां से जो होता है एक H+ मतलब H+ और HSO4- इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई भी कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आंसर आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, है ना। HSO4 है तो सल्फेट होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। किसी को ये बात समझ में आ गई, या किसी को ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? समझ रहे हैं ना। एक हाइड्रोजन जो है इस पर जोड़ा तो CH3 हो गया, ये HSO4 वाला पार्ट इस पर जोड़ा तो CH2HSO4 हो गया, तो CH2HSO4 बन गया, है ना। एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। वाटर में एडिशन करेंगे तो H और OH जुड़ेगा ना, H और OH जुड़ेगा तो एक कार्बन पर H जोड़ दीजिए, एक कार्बन पर OH जोड़ दीजिए। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये सब तभी होगा जब सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो जिस पर मन करे उस पर आप H जोड़िए, जिस पर मन करे उस पर OH जोड़िए, है ना। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दिया तब वहां क्या करेंगे आप? तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमने सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंडीशन, फिर वही बात दोहराएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बताइए जहां पर एंटी मार्कोनी काफ लगाना है। बाकी हर जगह पर आपको क्या करना है? मार्कोनी काफ लगा देना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जोड़ देंगे, है ना। एक कंडीशन कौन सी? HBr के साथ लाइट और परऑक्साइड, है ना, तब लगेगा कौन सा? एंटी मार्कोनी काफ। चले, तो स्टेप 2 में इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस को छोड़े कि क्या लिखा है, in presence of few drops of concentrated sulfuric acid, alkenes reacts with water to form the alcohols in accordance with Marconi-Kauf's rule। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? Marconi-Kauf रूल के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है बात? चलें जल्दी से Marconi-Kauf रूल लगाते हैं। ये HSO4 बना, इसकी हाइड्रोलिसिस की क्या किया? बॉयल किया गया, तो यहां से H और यहां से HSO4 मतलब H2SO4 रिमूव हुआ, ये H2SO4 रिमूव हुआ। फिर जो HSO4 रिमूव हो रहा है वहां पर क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, तो यहां से CH3CH2OH बनेगा। बात समझ में आई? CH3CH2OH बनेगा, है ना, क्लियर। चलें, एथेनॉल बन गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। आइए आगे, एडिशन ऑफ वाटर जो है इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। HOH है, इसमें H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं? H2O का एडिशन कर रहे हैं, तो H+ और OH- आपको पता है, फिर H कहां जाएगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ रूल। अगर यहां से हम मार्कोनी काफ रूल लगाते हैं तो क्या होगा भाई? ये कम हाइड्रोजन रखता है तो इसका नेगेटिव पार्ट ये है, इसका पॉजिटिव पार्ट ये है, ये तो यहां जाना चाहिए ना। तो देखें ये यहां गया, तो बताओ ये तो यहां जाएगा, ये एक बॉन्ड टूट करके सिंगल होगा तो CH3CHOH और CH3 बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब कौन सा अल्कोहल बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। जल्दी से बोलो, क्लियर है? प्रोपेन टू ऑल क्लियर है सबको? बोले प्रोपेन टू ऑल क्लियर। चलें क्लियर। फिर MCQs की बात आती है। रिएजेंट यूज्ड इन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। जल्दी से बताएं कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे थे अभी हम लोग? जल्दी से बोलो। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि पढ़ा क्या दिया और रिएजेंट कौन सा यूज हुआ, ये क्वेश्चन कैसे बन गया यहाँ। ए आंसर, नाहिल अंजुम ए आंसर, तविस ए आंसर। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। हुदा खान फर्स्ट आंसर, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने क्या किया था? H2SO4 का एडिशन करने के बाद फिर हमने H2O का एडिशन किया और सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। तो हाइड्रेशन का मतलब H2O का एडिशन, तो एक्वस तो होना ही चाहिए ना, तभी तो H2O आएगा, कहां से आएगा, है ना। तो इसके सही आंसर में आपका आंसर मिलेगा आपको एक्वस H2SO4। चले, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स
इसमें पार्ट 4 की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज को बहुत डिटेल में पढ़ा है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और जो भी नॉर्मल रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ H2O और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और एडिशन ऑफ H2O या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये सब पढ़ चुके हैं। कुछ थोड़ी सी बातें और बची हैं जो इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पार्ट 4 में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा आपको, KMnO4 के साथ में हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे। ओजोनोलिसिस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे। व्हेन एल्कीन्स रिएक्ट विद हॉट एसिडिफाइड KMnO4 गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या देती हैं ये? कार्बोक्सिलिक एसिड देती हैं। कब कार्बोक्सिलिक एसिड देती हैं? जब इनकी रिएक्शन, एल्कीन्स की रिएक्शन हॉट एसिडिफाइड KMnO4 के साथ कराई जाती है तो क्या मिलता हमको? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता। क्या मिलता? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एग्जांपल लेते हैं 2-मिथाइल ब्यूटटूइन का, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं KMnO4 के साथ और ये एसिडिफाइड है और इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, हॉट ले रहे हैं हम लोग। यहां से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे सिंपल तरीके से, कोई भी बकवास नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल इतना सीखना है कि जब भी ये रिएक्शन होगी ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर दे देंगे और एक ऑक्सीजन इधर दे देंगे। समझ में आया? क्यों? ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन में क्या करोगे? ऑक्सीजन का एडिशन करोगे। ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ करोगे? जहां मन आएगा, जहां मन करेगा वहां कर दोगे? नहीं, यहां जहां डबल बॉन्ड तोड़ोगे उसी बॉन्ड के इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी से बोलो। एक तो बनेगा आपका एसीटोन CH3COCH3 ना, एक बनेगा CH3CHO जिसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड होता है ना। एथेनल IUPAC नेम होता है, सब आप लोगों ने ये IUPAC में पढ़ा हुआ है। क्लियर है इतना? चलें बनाते हैं फिर यहां से, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, बस CH3COCH3 क्या बन गया? एसीटोन। CH3CHO क्या बन गया? एथेनल या एसिटल्डिहाइड। बताओ बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेंगे। वेरी गुड। चलें, इतना समझ में आया सबको? जल्दी से बोलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। क्लियर। चलें आगे चलते हैं। फिर याद रखना है, देखें एक बात, एल्डिहाइड और कीटोन तो बन गया, फिर एक बात और क्या याद रखना है? KMnO4 जो है, एसिडिक KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आप लोग आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी और पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन से, किससे? ऑक्सीडेशन से क्या देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। क्या देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड लिख रहे हैं हम यहाँ। और एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से जब इनका ऑक्सीडेशन फर्दर कराया जाता है तो ये क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। क्या देते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, है ना। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। ये सीरीज आप लोग याद रखेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक के कन्वर्जेंस में हमें इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और इससे हमारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। जितने लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, अगर उन लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें, कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तुम लोगों को रेगुलर रहना चाहिए, जब रेगुलर रहोगे तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आपको बार बार बताता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक जो होती है वो एक सीरीज होती है। अगर सीरीज कहीं पर भी टूटी तो वहीं से आपको दिक्कत शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। चलें खैर, तो ये समझ में आया आपको। अब बताएं जो एल्डिहाइड, अच्छा यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये बात बताई कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, लेकिन कीटोन के बारे में कुछ ना बोला। कीटोन बेटा जो होता है जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होता है,
नहीं होता है। ड्रास्टिक कंडीशंस, जब हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर लिया जाता है तो मे बी ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते हैं, क्योंकि कीटोन्स की रिएक्टिविटी, कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो किससे कम होती है? एल्डिहाइड से कम होती है। जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इस बात को अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। ठीक है ना, इतना क्लियर है? तो कीटोन अगर बना है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एल्डिहाइड बना है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सबको इतनी बात क्लियर है तो मैं इसको हटाऊं, क्योंकि ये पूरा का पूरा साफ हो जाएगा एक ही बार में। चलें, क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो बना था आपका, फिर वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो सिंपल आपने ये सीखा, क्या सीखा आपने? ये सीखा कि जब हम KMnO4 के साथ, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ हॉट करते हैं या हॉट एसिडिफाइड KMnO4 को लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्कीन की, तो क्या होता है? डबल बॉन्ड टूटता है, इधर ऑक्सीजन, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इफ एल्डिहाइड इज फॉर्म, देन एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइजेस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इफ कीटोन इज फॉर्म, देन दिस इज नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू द कीटोन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा, आंसर में हमें कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। बात समझ गए होगे? अब नहीं समझ पाए? जल्दी से बोलो। चलें, when alkenes reacts with cold dilute and alkali KMnO4, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। तो इससे डाईऑल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? डाईऑल्स। ऑल्स मतलब उल्लू नहीं, डाईऑल्स मतलब होता है बेटा 2 बार OH ग्रुप लगेगा। ऑल किसको लिखते थे हम लोग? अल्कोहल को लिखते थे। 2 बार OH ग्रुप कैसे करके जुड़ेगा? ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चले आइए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। यहां पर क्या होगा? H2O प्लस O, इन दोनों को अगर मिला दें तो जल्दी से हमको कोई बता दो, क्या 2 OH ग्रुप मिल जाएंगे कि नहीं? मिल जाएंगे ना। ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद एक इस पर फ्री होगा, एक इस पर फ्री होगा, तुरंत क्या करोगे? एक OH इस पर, एक OH इस पर जोड़ोगे, ऐसे करके, है ना? तो बताएं, CH-OH ऊपर भी मान सकते हैं, नीचे भी मान सकते हैं, जा कहाँ रहा है भाई? चले, तो ये हो गया ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ये कार्बन कार्बन के बीच में बना होगा। OH बेटा ऊपर जुड़ना है, ये बीच में जुड़ गया है, सेपरेट मत समझिएगा, है ना? तो इस तरीके से बेयर्स रिएजेंट से क्या हो गया? इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? जल्दी से बोलो। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, बिल्कुल सही। नाहिल अंजुम बेटा बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ, बाकी लोग बताएं समझ गए हैं? अब आ जाते हैं सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओजोनोलिसिस। और इतना सिंपल तरीके से ओजोनोलिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा जितने सिंपल तरीके से ओजोनोलिसिस हम यहां आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सिंपली बस इसको देखते रहिए और समझते रहिएगा। अगर ओजोनोलिसिस समझ में ना आए तो बताइए कितना आसान टॉपिक और कितना ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है, कितना ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। एडिशन कराना है हमें ओजोन मॉलिक्यूल का, किसके ऊपर? एल्कीन के ऊपर। और जब हम ओजोन मॉलिक्यूल का एडिशन किसके ऊपर कराते हैं? एल्कीन के ऊपर कराते हैं, तो फॉर्मेशन होता है ओजोनाइड का। किसका फॉर्मेशन होता है? ओजोनाइड का। खाली बना के एक बार दिखाएंगे, हालांकि हमें उस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी, हम बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे कि हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, लेकिन सीखेंगे जरूर कि ओजोनाइड बनता कैसे। एंड देन क्लीवेज ऑफ द ओजोनाइड बाय जिंक और H2O टू स्मॉलर मॉलिक्यूल। जिंक और H2O के साथ में क्या करते हैं? रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ओजोनाइड की ब्रेकिंग होती है। ठीक, अभी हम लोग सब चीजें देखेंगे। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन एंड फाइंड द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एल्कीन। इसका क्या यूज है? इसका यूज है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड क्या है, हम ये पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितना है, इसलिए हम लोग ओजोनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चले
एग्जाम्पल एक लेते हैं और ओजोनाइड कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। बाकी अभी मैं बहुत जल्दी आपको सिंपल सा बिल्कुल इत्तू सा मेथड बताएंगे, उसमें आप लोग एल्कीन की क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे। ठीक है, ओजोन की रिएक्शन CCl4 के साथ में प्रेजेंस में यहां से सिंपली आप क्या करिएगा, ओजोनाइड बनाने के लिए ये डबल बॉन्ड तोड़िए। बताइए क्या हमने एक बार बताया आपको कि जब एक बॉन्ड टूटता है तो दो बनाते हैं, आप बनाते हैं। मैं कह रहा हूं इन दोनों को साफ कर दीजिए, जैसे यहां साफ कर दिया गया, हटा दिया गया, तो दो हटाओगे चार बनाओगे कि नहीं। तो किस तरीके से 3 ऑक्सीजन को इस तरीके से लगा देते हैं, डिजाइन में लगाना है एकदम। ठीक है, 3 ऑक्सीजन को लगा दिया। अब क्या 4 बॉन्ड बनाने थे। 4 बॉन्ड कैसे, देखो एक बॉन्ड तो यहां बेटा इस कार्बन से, 2 इस पे बने और 2 इस पर बने। ठीक है, इन तीनों ऑक्सीजन को इस फॉर्म में लगा दिया। किस फॉर्म में लगा दिया, इस फॉर्म में लगा दिया। ठीक है ना, तो ये बनेगा हमारा किस तरीके से, ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस ओजोनाइड को हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ते हैं। देखें ओजोनाइड जो होता है जिंक H2O के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसको कहीं से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिए 2 बॉन्ड इसके। ठीक है, तो यहां से HCHO मिलेगा। क्या मिलेगा, HCHO मिलेगा। ठीक, समझ पा रहे हैं, इसको यहां से तोड़ दिया तो HCHO मिलेगा, इधर HCHO मिलेगा ना। अच्छा, अगर ना समझ पा रहे हो ये बात कि इसको तोड़ना कैसे है तो मैं आपको बताता हूं। देखें सिंपली इसको कैसे तोड़ पाएंगे। सिंपली आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, इसको चाहे जहां से आपका मन करे वहां से तोड़िएगा, जहां से आपका मन करेगा वहां से इसको तोड़िएगा, यहां से जरूरी नहीं। चलें पहले तो यहीं से हम तोड़ के बताते हैं। जहां से मन करेगा वहां से इसको वाई के शेप में तोड़िएगा और एक ऑक्सीजन को इस तरीके से इसमें फंसा लीजिएगा। वाई के शेप में तोड़ा, एक ऑक्सीजन को फंसा लिया है कि नहीं। इधर से बताओ क्या बना, HCHO बना कि नहीं बना, बताओ। ये बन गया, देखो HCHO है ना। अच्छा, इधर से क्या बन रहा बेटा, HCHO, बताओ इधर से भी बन गया, मतलब एक बार और बनेगा, है ना। पहले बार तो हमने यहां से तोड़ करके सीखा इसको, अब दूसरे बार हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं और से, मेरा मन हम कहीं और से तोड़ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अब की बार हम लोग यहां पर इस तरीके से एक ऑक्सीजन को फंसा करके तोड़ते हैं। ठीक, किस तरीके से ऑक्सीजन को फंसा करके तोड़ोगे, मान लो वाई के शेप में तोड़ने के लिए हमने बोला, वाई के फॉर्क में एक ऑक्सीजन को फंसा दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। HCHO बचा कि नहीं बचा, HCHO बचा कि नहीं बचा, बचा ना, बचा। चलें, बना, समझ में आया, आया। चलें दूसरे तरीके से फिर इसको कैसे तोड़ सकते हैं। नहीं भाई हमारा मन नहीं है, मान नहीं सकते हम, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, वाई के शेप में तोड़ना है और इस फॉर्क में एक ऑक्सीजन को फंसाना है। ऐसे ही तो ना, ऐसे ही तो ना, जल्दी से बोलो, तोड़ पाए। तो ये देखो यहां से तोड़ दिया तो ये HCHO HCHO HCHO, ये तो सब बात समझ में आती है, बात सही है कि आपका जो है ये तो सही है, समझ में आ गया कि HCHO 2 बार यहां इस रिएक्शन में बन रहा है, ओजोनाइड बनाना आ गया। उसमें से फिर हमें क्या, जिंक और H2O के साथ होने वाली बाद की रिएक्शन भी समझ में आ गई कि किस तरीके से ओजोनाइड बनेगा। ठीक, लेकिन ये जो एक ऑक्सीजन हम बचा देते हैं, जिसको हम लोग फॉर्क में फंसा लेते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, इस ऑक्सीजन का क्या होता है, इसके बारे में क्या ख्याल है, तो बताएं आप लोग क्या ख्याल है आप लोगों का, जल्दी से बोलें क्या ख्याल है आप लोगों का, कुछ कहेंगे इसके बारे में। वो कहाँ जाता है अभी हम बताते हैं आपको, वो कहाँ जाता है। ठीक है ना, तो वो जाता है बेटा आपका, कहां पर जाता है, देखेंगे अभी कहां पर जाता है। जिंक ऑक्साइड, जिंक के साथ में ऑक्सीजन जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। वेरी गुड, नाहिल अंजुम ने जिंक ऑक्साइड पहले से बताया, ZNO बताया, वेरी गुड। चलें बिल्कुल सही आंसर है, तो वो बनाता है आपका जिंक ऑक्साइड। बना, जल्दी से बताओ। ओजोनोलिसिस की ये रिएक्शन समझ में आई, बोलो जल्दी से, समझ में आई। अच्छा, ये तो था पूरा मेथड जो आपने सीख लिया है ना, जिंक के पास जाता है, बिल्कुल बात सही है। अभी ये तो आपने पूरा मेथड सीख लिया, हम इतना लंबा नहीं करने वाले हैं। जब हम एग्जाम दे रहे होंगे तो हमें जब आंसर बताना होगा सीधे, हम इतना लंबा नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, फिर वही अपना स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। इस बॉन्ड से दुश्मनी हम अपनी पूरी दिखाएंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे बिल्कुल बिना रहम किए। तोड़ने के बाद एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर दे देंगे। ठीक है,
जैसे ही देखो इधर देखोगे आप, एक ऑक्सीजन इस पे मिला, एक ऑक्सीजन इस पे, HCHO बना, HCHO बना। बताओ फाइनल प्रोडक्ट, इससे रिएक्शन क्यों कराने जाएं हम, क्यों ओजोनाइड बनाने जाएं? नहीं बनाएंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO बता देंगे आंसर में कि नहीं बता देंगे? जल्दी से बोलें, बोलें जल्दी से। 2 HCHO, समझ गए? बस यही था छोटा सा मेथड, इसी मेथड से आपको ओजोनोलिसिस करानी थी, समझ गए ना? चलें आगे चलते हैं और आगे की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। यहां पर प्रोपीन ओजोनाइड बनाएंगे, ये सब बताओ क्या ओजोनाइड बनाया? अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, हम इतना लंबा क्यों पढ़े अभी, पहले हमें एक काम करना ये चाहिए कि हम लोग क्या करें, हम लोग ये सीखें यहाँ पर कि हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, O और O। एक मिलेगा CH3CHO, एक मिलेगा HCHO। चलें तो एक जगह हम लोग क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट्स को लिख लेंगे, है ना? चलें एक ऐसे याद रखिए, एक मिलेगा CH3CHO, एक मिलेगा HCHO। देखते हैं ओजोनाइड बना के, ओजोनाइड बनाया, जिंक H2O के साथ रिएक्शन कराई, यहां से बॉन्ड तोड़ा। आपको पता है तोड़ने का तरीका हमने बताया। देखो एक CH3CHO इनका भी मिल रहा है एसिटल्डिहाइड, एक HCHO ये भी मिल रहा है। तो बताओ इतना लंबा करोगे क्या? ये तो सब में सेम निकलेगा ना, सेम ही निकलेगा। बताओ इतना लंबा करोगे? फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, बिल्कुल सही है। किसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा हुदा? दोबारा वीडियो चालू करके ले लेना, क्योंकि अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अगर इसका लेना था तो जल्दी से ले लो, और लेने के बाद पहले मुझे बता दो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लो। वीडियो में तो रहेगा, आप वहां से ले सकते हैं, हमेशा वीडियो आपके लिए है वहां पर अवेलेबल। चलें इसका लेना था तो ले लो जल्दी से। ले लिया? हाँ हम नहीं आएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, हम नहीं आएंगे उसमें। चलें इसका ले चुके होंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसको भी पकड़ो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, जल्दी से करो। हो गया? यस। चलें आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इन एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन, आइडेंटिफाई द एल्कीन। अरे बाप रे, क्वेश्चन तो देखो कैसा दे रहे हैं, और हम लोग तो बिल्कुल इशारे में इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, लेकिन मैं क्यों, पहले तो आप, पहले आपको देना चाहिए, जल्दी से। सुपर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, थैंक्स, वेलकम बेटा। अगर क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाहिल बेटा आज आपको हम पहली बार क्लास में देख रहे हैं, यू आर न्यू हेयर। चलें खुर्शीद, आलम खुर्शीद ने आंसर बताया सी, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ओजोनोलिसिस से बेटा एक एसिटल्डिहाइड मिल रहा है और एक आपको क्या मिल रहा है, एसीटोन मिल रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर होगा। सर आई एम न्यू, ओके बेटा, कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, लेकिन रेगुलर क्लास करेंगे तो बहुत मजा आएगा। बाकी के अगर चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर्स इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गुड इवनिंग बेटा मोहम्मद रजा अजहरी, बड़ी लेट लेट में आ रहे हैं आप लोग। मयंक चौरसिया सी आंसर, सुजैन खान सी आंसर। अब पता नहीं कैसे आप लोगों का सी आंसर आ रहा है, फिर मुझे गुस्सा लगेगी। जब मैं बता रहा था तो आप लोग कहाँ थे? सी आंसर वाले होशियार हो जाएं, उन लोग की डांट पड़ने वाली है अब। बाकी लोग आंसर दें। नाहिल बेटा आपका आंसर नहीं आया अभी तक। क्रिस्टल क्लियर हुआ था कॉन्सेप्ट आपको? चलें क्या एक्सप्लेन किया जाए? जल्दी से बताएं, अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो एक्सप्लेन किया जाए। बोलें जल्दी से, फास्ट, वेरी फास्ट।
एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। चलें, नाहिल का आंसर आया है डी। आइए हम लोग चेक करते हैं। हम थोड़ा सा टाइम लेंगे बेटा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, जितना भी समझाया है, उस पूरे का एप्लीकेशन यहाँ हम लोगों को सीखना है। ठीक है, कुछ करना नहीं है। बताओ जल्दी से बताओ। पहले ऑप्शन को अगर मैंने उठाया बेटा ब्यूट वन इन कह रहा है, तो बताओ ब्यूट वन इन, क्या आप लोग इसको ब्यूट वन इन बोलोगे? जल्दी से बोलो, क्या हाँ या ना? जल्दी से बोलोगे ना। ब्यूट वन इन का स्ट्रक्चर ये मैंने ए का बना लिया मान लो, ठीक है। इधर मैं ब्यूट टू इन का बना देता हूं बी का, तो ब्यूट टू इन का क्या आप मानोगे इसको ब्यूट टू इन है? अच्छा चले पूरा ही बना लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये कौन सी बात होती है, आधा आधा बना पढ़ा रहे हैं। चले, तो ये हो गया आपका क्या, CH3 ब्यूट टू इन का मान लोगे? चले मान लिया आपने। और इसके बाद आगे की बात कर लो। चलो ब्यूट टू इन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, सी वाले स्ट्रक्चर में कह रहा है हमसे 2 मिथाइल ब्यूट वन इन। 2 मिथाइल ब्यूट वन इन, इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड C और यहां पर CH3 लगा है, 2 मिथाइल है ना, और ब्यूट टू इन बोला गया है, तो ये हो गया CH2 वन इन है ना, तो वन इन बिल्कुल सही, ये बन गया आपका। फोर्थ ऑप्शन में आपसे कहा गया, फोर्थ नहीं सॉरी डी यहां पर है, तो डी में बोला गया क्या, ब्यूट टू इन, तो और 2 पर मिथाइल भी लगाया गया, तो यहां पर आपने कहा CH3 और यहां पर कहा C और यहां पर कहा आपने CH3 और यहां पर कहा आपने डबल बॉन्ड, यहां पर कहा CH और यहां पर कहा CH3। स्ट्रक्चर तो बना ही लेते होगे, इतने तो आप लोग पढ़ ही चुके हो शुरू से अब तक, है कि नहीं है? वो भी नहीं बना पाते हो क्या? बना ले जाते हो ना? बोलो जल्दी से, बना ले जाते हो ना? क्लियर है, बना ले जाते हैं। यस सर प्लीज एक्सप्लेन। बेटा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बताना अगर समझ में ना आएगा तुरंत बताना, आप खाली बताओ। देखो कैसे समझ में नहीं आता है, हम सीखते हैं यहाँ, सीखते हैं। बताओ, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, इधर से मिलेगा CH3 CH2 CHO, किसी को क्लियर हुआ? प्रोपेनल्डिहाइड, इधर से मिलेगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। पहला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा, एसीटेल्डिहाइड और एसीटोन, दोनों में से एक भी नहीं मिल रहा है इसमें। तो चलें इसमें देखें, CH3 CHO, इधर से भी CH3 CHO, मतलब एसीटेल्डिहाइड तो मिल रहा है, लेकिन एसीटोन कहां से लाएंगे? नहीं हो सकता, सेकंड आंसर भी। चले सी ऑप्शन देखते हैं, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, यहां से ऑक्सीजन और यहां से ऑक्सीजन, यहां से हमको क्या मिल रहा है बेटा, यहां से मिल रहा है 2 ब्यूटेनोन है ना, या ब्यूटेनोन 2 या 2 ब्यूटेनोन मिल रहा है, और फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है। दोनों के दोनों चीजें नहीं मिल रही हैं, ना तो एसीटेल्डिहाइड मिल रहा है ना ही एसीटोन मिल रहा है। और कुछ बच्चे थे जो आंसर सी बता रहे थे, है ना, तो सी बता रहे थे, तो सी आंसर भी नहीं हो सकता। आपने देखा कि क्यों नहीं हो सकता। अच्छा डी पर आते हैं बेटा, डी पर देखो, एक ऑक्सीजन इधर दोगे, एक ऑक्सीजन इधर, यहां से बच्चों जल्दी से बोलो जरा, क्या मिला बेटा, CH3 CO CH3, यही मिला ना? मिला। अच्छा बताओ यहां से क्या मिला बेटा, प्लस में CH3 CHO मिला, मिला कि नहीं मिला? अरे क्या बताओ, एसीटेल्डिहाइड मिला? हाँ सर मिला। क्या बताओ, एसीटोन मिला? हाँ बिल्कुल मिला सर। तो इसीलिए आंसर हमारा हो गया कौन वाला, डी वाला। ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? डी इज राइट बेटा, डी इज राइट, वो तो सही है, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलें जल्दी से। नाहिल बेटा आंसर हाँ आपका सही था। अरे किसी को समझ में आया, जल्दी बोलोगे? हाँ जी सर आ गया। चलें हटाएं इसको, समझ गए? देखिए अभी बेटा अगर हम पूरे तरीके से ओजोनोलिसिस करने जाएं तो इन 4 ऑप्शन में कई सारे पेज भर सकते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हमने बहुत छोटा सा तरीका बताया, तो प्लीज इस तरीके को अच्छे से कैप्चर करिए, पकड़िए और अच्छे से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है ना? चलें आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे की बात करते हैं। तो इसका सलूशन यहाँ सब दिया गया है, एल्कीन, ओजोनोलिसिस, एसीटेल्डिहाइड, एसीटोन चाहिए, तो एल्कीन बताना है कौन सी होगी। तो इसी दोनों को देख रहे हैं कितने आसान तरीके से। अच्छा देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे बताओ जब इतना अच्छा था तो बस दिखा ही देते, थोड़ा सा दिखाने में क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा बेटा देखो, इससे प्रोडक्ट भी मतलब वो भी फाइंड करना बहुत आसान होता है। ओहो
ये है ना, ये है। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों ऑक्सीजन को हटाना है। यहीं तो डबल बॉन्ड चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ जल्दी से। चाहिए। एसीटोन ले लिया, एसीटल्डिहाइड ले लिया, इन दोनों को हटाना है, इन दोनों को आगे ला करके जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, ये ऐसे करके जोड़ेंगे। कहेगा आ जाओ भाई, आ गया, जुड़ गया, बन गया आंसर। जल्दी से IUPAC नाम लिखो इसका, तो क्या होगा 1 2 3 4। अरे इधर से क्यों, इधर से करो ना। 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटुइन, ये हो गई नंबरिंग, ये हो गया नाम। बताओ समझ में आया? जल्दी से बोले। मैंक चौरसिया बेटा आप भी नए हैं क्या आज? समझ में आ गया ना? इससे अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता आपके लिए, ठीक है? कहीं नहीं मिल सकता आपको इतना अच्छा प्रेजेंटेशन। जिस तरीके से आप लाइव देखते हैं यहाँ बॉन्ड कैसे टूट रहा है, लाइव देखते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड कैसे बन रहा है, लाइव देखते हैं मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है और कैसे हाथ मिला रहा है आकर के, ठीक है? चलिए देख लिया क्वेश्चन। वेयर्स रिएजेंट इज, जल्दी से बताओ कौन सा रिएजेंट वेयर्स रिएजेंट है? कोल्ड एल्कालाइन KMnO4 या कोई और? जल्दी बताओ। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू बेटा। सारे प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जो कह रहे थे कि नहीं इस प्रेजेंटेशन से हमको नहीं पढ़ना है, बोर्ड पे पढ़ाया जाए। कुछ लोग थे। नाहेल का आंसर सी, बाकी लोग बताएं। बेयर्स रिएजेंट बेटा 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को बोला जाता है। 1% डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है ना, उसको बोला जाता है। इसमें कुछ चीजें मिसिंग है लेकिन उसको भी आप लोग समझिएगा। सुजैन खान बेटा फर्स्ट नहीं होगा, KMnO4 नहीं होगा, खाली कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से बोलें, सी आंसर इज द राइट आंसर।